नमस्कार, जय हिंद सबको। चलिए आज हम लोग फिर साइंस में पर्यावरण में बहुत इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न का चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जेटेट सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। आपको यदि जेएसएससी और एसएससी का भी तैयारी करते हैं वहाँ भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं, और यदि कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बोलते हैं कि इस संबंधित हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। यदि उसको भी आपको देखना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्क्रीन पर नोटिस आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, वीडियो आप देख सकते हैं उसको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ, यानी सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ करने का मतलब है कि वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव मतलब होता है घटक माने जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ कौन सा कथन है जो सेलुलोज के बारे में सही है? कहता है कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, और यह जो ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो कुछ रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाता है, निकल जाता है। ये भी ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं कि मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देता है, जो कि गलत है। यानी इसका आंसर मेरा होगा पहला, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सबको जानना भी चाहिए। कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन का जोड़ा जो होता है युग्म कौन है? तो हम लोग विलायता के आधार पर यानी सोल्युबिलिटी के आधार पर हम लोग विटामिन को 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है वाटर में सोल्यूबल और फैट में, यानी फैट में सोल्यूबल, यानी जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील हमको पूछा गया है, तो विटामिन ए और डी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 होगा। ए और ई भी जल में नहीं घुलता है, डी और के भी जल में नहीं घुलता है। तो याद रखेंगे बी और सी जो होता है जल में घुलता है, और बच गया उसको आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, KEDA, यानी जिसको हम लोग कीड़ा बोलते हैं। ठीक है, ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं कि कीड़ा यह जो होता है यह विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के बने होते हैं। ठीक है, जिसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें अभी देखते हैं कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यानी किस अनुपात में यह जुटा रहता है। ठीक है, तो हमको याद देखना है कि 1:2:1 या फिर 2:2:1 या फिर 1:2:2 या फिर 1:1:2। यहाँ पर हमको पूछा गया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, और यह होता है 1:2:1 के अनुपात में यह जुटा रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग का शारीरिक लक्षण क्या होता है? यानी जो जिस मनुष्य में घेंघा रोग होता है वो उसके शारीरिक लक्षण क्या होता है, यानी शरीर में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, ये नहीं होता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता आता है, ये भी नहीं होगा। यानी गर्दन की ग्रंथि जो होती है फूल जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग घेंघा नामक बीमारी कहते हैं, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व के नाम हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में और क्या होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कहता है यहाँ यानी ऑप्शन में देखिए खनिज, लवण भी होते हैं। ऑप्शन देखिए दूसरा में आहारी रेशा और जल भी होता है। जल की मात्रा सीमित मात्रा में होती है, अंकुरित अनाज भी होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा आहारी रेशा भी होते हैं और जल भी होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और एक कटोरी में वसा युक्त भोजन लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाता है कि यदि क्वेश्चन में स्पष्ट है कि वसा युक्त भोजन जो होता है हमको अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन इसका सही निष्कर्ष हो सकता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, यह इसका प्रमुख रीजन नहीं हुआ। ठीक है, ये गलत है। आगे देखते हैं। वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, ये तो यहाँ तक तो सही है कि वसा युक्त भोजन से हमको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, आगे एक सही निष्कर्ष नहीं हुआ। आगे देखते हैं। इतने अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। ठीक
ठीक है, ये भी ऑप्शन क्लियर नहीं करता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में, तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में जल की मात्रा कम होती है यहाँ पर, और यह ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में यदि समान मात्रा में लिया जाए तो वसा उसे दुगुना हमको ऊर्जा देती है। उसका प्रमुख कारण होता है कि वसा संचित भोजन के रूप में सबसे उपयुक्त और कम स्थान घेरती है। ठीक है, इसका अधिकांश भंडारण विशिष्ट वसीय उत्तकों से होता है, इसीलिए यह अधिक ऊर्जा हमको देगा और ऑप्शन यही मेरा सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, यानी उसको अच्छा भोजन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व के लंबे समय तक कमी हो जाती है। यानी भोजन के जितने प्रकार के भी पोषक तत्व हैं सभी उसको मिल रहा है, उसमें से किसी एक पोषक तत्व लंबा समय तक उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस कमी से व्यक्ति में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? किस प्रकार का? आनुवंशिक रोग होगा? नहीं, ये तो आनुवंशिक होगा ही नहीं, अभावजन्य रोग होगा। अभावजन्य यानी कौन सा अभावजन्य? वही अभावजन्य होगा जो उसके भोजन में लंबे समय तक उपस्थित नहीं है, यानी नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। संक्रमण भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा दूसरा, अभावजन्य रोग। क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो चावल खाने से हम अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं, ये भी एकदम सही है कि कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हमको चावल खाने से होती है। आगे देखिए, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोका जा सकता है, यानी हमको सभी प्रकार के पोषक तत्व लेंगे, यानी संतुलित भोजन लेंगे तो हमको कोई भी प्रकार का रोग नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं कि शरीर के लिए संतुलित आहार में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, ये भी कथन सही है। तो देखिए, निश्चित रूप से चौथा आंसर होना चाहिए। देख लीजिए, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस ही पर्याप्त है, जो कि गलत है। कोई जरूरी नहीं कि मांस खाएंगे और सभी प्रकार के पोषक तत्व हमको मिल जाएगा, इसलिए यह गलत है और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से, यानी ऑक्सीकरण से कितनी, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होगा किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो देखिए 9.3 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी, या फिर 7.5 किलो कैलोरी, या 10.5 किलो कैलोरी। तो याद रखेंगे कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और ये आंसर पहला इसका होगा। आगे देखते हैं 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? ठीक है, यानी शरीर में जल का कार्य यहाँ कौन नहीं है? यह एक आदर्श विसर्जन का माध्यम होता है। जल स्वयं में चक्रगति होती है, जल में स्वयं चक्रगति होती है। जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये सही है आंसर, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। आगे देखते हैं, जल अम्ल और क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है, जो गलत है। यहाँ वो सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता रहता, तब ये सही होता है, यानी ये गलत है और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 नंबर में, मानव शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कहने का मतलब है कि मनुष्य के शरीर में जो जल की प्राप्ति होती है वह पीते हैं तब होता है। इसके अलावा और कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर में जल की प्राप्ति होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से होता है, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में बदलने से होता है, या ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से होता है, टूटने से होता है, या फिर मुंह में लार के स्रवण से होता है? तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि मनुष्य के शरीर में जो जल की प्राप्ति होता है वह पीने के अतिरिक्त ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से होता है। ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन का निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक की नहीं होती है, कॉपर की नहीं होती है, पोटासियम की नहीं होती है, यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन के निर्माण में। आगे देखते हैं, सब्जियों से हमें मुख्यतः मिलते हैं, क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं, शर्करा मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, या फिर वसाएं मिलते हैं? तो याद रखना है, सब्जी से हमको विटामिन मिलता है। जैसे आप जान सकते हैं कि टमाटर खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। उसी तरह गाजर खाते हैं तो गाजर से भी विटामिन मिलता है, यानी सब्जी से हमको क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। ये आंसर पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? यानी एमिनो एसिड जो होती है
एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 15 नहीं होती है, इसका आंसर क्या होगा? 22 होती है। ठीक है, जिसमें से 4 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, यानी 22 एमिनो अम्ल होता है, जिसमें आधे एमिनो अम्ल की पूर्ति मानव का शरीर स्वयं करता है और आधा वह विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यानी भोजन करने से, उसको भोजन के माध्यम से आधा एमिनो अम्ल की पूर्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में चलते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न से प्राप्त होता है? यानी हम जो भोजन अभी जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये खाद्यान्न है। ठीक है, फूड ग्रेन्स हैं, इसमें से किसकी खाने से हमको सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है? गेहूं से नहीं होती है, चावल से नहीं होती है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ जो होगा मक्का से प्राप्त होता है। यानी मक्का यदि ज़्यादा खाते हैं तो हमको अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करता है? यानी हम जो हमारे शरीर में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है किस रूप में कार्य करता है? सह एंजाइम के यानी को एंजाइम के रूप में, या एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में, या पाचक पदार्थ के रूप में? तो याद रखना है यह सह एंजाइम के रूप में हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी ऑप्शन यहाँ क्या होगा, देखिए फलीदार पादप की जड़ें, परजीवी है ना, विलेसिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक, या देखिए फलीदार पादप, सहजीवी, तने की ग्रंथि, जड़े की ग्रंथियाँ, घटपर्णी, नाइट्रोजन की कमी वाला मृदा, और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एकदम यही आंसर होगा। ठीक है, जहाँ भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियाँ और फलीदार पादप, यही होता है राइजोबियम के साथ सही रूप में इसको हम लोग पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से खरीफ फसल का एक समुच्चय को चुनना है। ठीक है, यानी सभी जो दिया गया ऑप्शन में सभी खरीफ फसल का कौन सा समुच्चय है? तो हमको याद है कि खरीफ फसल क्या होता है कि जिसको हम लोग मई जून में हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक है, और इसको सितंबर अक्टूबर में इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फसल है? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कपास तो है मेरा, धान भी है, मटर नहीं है, इसलिए आंसर तो नहीं होगा। देखिए धान मेरा है, मक्का भी है, कपास भी है, सोयाबीन है, आंसर मेरा ये 2 होना चाहिए। आगे देखते हैं, चना देखिए नहीं है, सरसों नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए मक्का है, धान है, यहाँ पर अलसी नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ 2 इसका आंसर होगा, जो खरीफ फसल का समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए प्रोटीन में जो होते हैं ना, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन सल्फर नहीं होता है। देखिए सल्फर ऑप्शन 2 में देखते हैं, सल्फर ये तो नहीं होगा, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तो होता ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। देखिए इसमें कार्बन होता है जो सबसे अधिक मात्रा में होता है। थोड़ा सा इसको आप नोट करना है तो नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। आप यहाँ देखिए सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है, जिसकी मात्रा होता है आधे से अधिक, यानी 50 से 54% इसमें कार्बन मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है 21 से 24% ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन की मात्रा होता है 13 से 16% तक। ठीक है, और हाइड्रोजन का मात्रा लगभग 7% होता है। ठीक है, इसके अलावे कुछ और होते हैं, यानी चारों को मिलाकर करीब 98% भाग हमारा पाया जाता है, इसलिए सबसे ये इसका आंसर होगा तीसरा, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे भोजन में रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन है? हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोग चर्चा किए थे कि भोजन को के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिसको हम लोग ऊर्जा उत्पादन करने वाला यानी एनर्जी यील्डिंग फूड कहते हैं। तो एनर्जी यील्डिंग फूड में मेरा कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। ठीक है, हम और दूसरा में क्या होता है कि माने बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वृद्धि जो हमारा करता है, यानी टूटे फूटे हमारे शरीर के अंग का टूटे फूटे कोशिकाओं का वो निर्माण करता है, इसलिए उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जो प्रोटीन होता है। हमको पूछा गया है यहाँ रक्षात्मक, यानी जो प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं जिसको। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड में कौन आता है? जैसे देखिए वसा मेरा ऊर्जा देने वाला होता है, तो ये तो नहीं होगा। विटामिन मेरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, कार्बोहाइड्रेट फिर हमको ऊर्जा देता है, जिसमें खनिज मेरा होता है प्रोटेक्टिव फूड यानी रक्षात्मक फूड। तो यहाँ विटामिन और खनिज लवण जो होता है ये मेरा प्रोटेक्टिव फूड है, यानी रक्षात्मक
खाद्य पदार्थ है, इसलिए आंसर इसका तीसरा होगा। देखिए यहाँ प्रोटीन मेरा क्या होता है, मेरा बॉडी बिल्डिंग फूड है, और कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी बिल्डिंग फूड, इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21 में मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ याद रखिएगा कि हमको संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन जो होता है वो विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, निम्न किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो याद रखिएगा विटामिन डी को जो होता है हार्मोन माना जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे मीठा शर्करा है? ठीक है, यानी जो शर्करा है यह सबसे मीठा कौन होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज। याद रखना है, रट जाइए कि फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठा शर्करा होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होता है? यानी टॉयलेट जो होता है मूत्र निर्माण में सहायक होता है। ग्लूटेलिन है ना, आर्निथिन या फिर एल्बुमिन या फिर ग्लोबिन। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा एल्बुमिन, जो होता है मूत्र निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। ठीक है, भिंडी क्या है? एक फल है। उसकी दोस्त सहना इससे असहमत है, यानी उससे सहमत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इसके लिए सत्य हो सकता है? ठीक है, देखिए भिंडी में बीज होता है इसलिए वह फल है, पहला तर्क है। दूसरा कहता है भिंडी में बीज होता है इसलिए वह सब्जी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब फल माने बीज होगा तभी सब्जी होगा, इसलिए तर्क नहीं है। आगे देखिए, भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए, भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह सब्जी है। कोई ज़रूरी है कि सब्जी को ही पका खाते हैं? ठीक है, हम लोग जो पौधा का भाग होता है जिसमें तना, जड़, पत्तियाँ, यानी सभी को हम लोग अलग अलग जो होता है सब्जी के रूप में हम लोग पका के खाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा भिंडी में बीज होता है इसलिए उसको फल माना जाता है। ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि फसली पौधे पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से सही कथन को चुनना है। कहता है क्या कि यह फसली पौधों के आरोग्य वृद्धि में सहायता करता है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, आगे कहता है कि यह कटाई में बाधा उत्पन्न करता है। कहने का मतलब जब फसल में मेरा खरपतवार हो जाता है तो जिसको काटते हैं कटाई में हमको बाधा उत्पन्न करता है, यह जो होता है सही है। आगे देखिए, यह पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है, एकदम ये बात भी सही है। यदि पादप है, कोई पौधे हैं, खरपतवार है तो उसकी वृद्धि को वह प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन माने ये ऑप्शन सही है। यह फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, ये भी ऑप्शन मेरा सही है। कहने का मतलब है कि बी सी डी मेरा जो है सही है। ऑप्शन में देखिए ये मेरा तीसरा में दिया हुआ है, बी सी डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में शहद का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रुक्टोज, है ना, फ्रक्टोज। तो शहद जो होता है फ्रुक्टोज का प्रमुख घटक होता है, इसलिए ज़्यादा मीठा होता है। अभी हम लोग चर्चा इसको पीछे किए थे कि सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सजीव कोशिका यानी जो जिंदा कोशिका होता है और एक मृत कोशिका जो सूख गया है, ठीक है, भार के अनुसार से क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन दिया है 50%, यानी 50% क्या है? जिंदा वाला है। ठीक है, और मृत जो हो जाता है उसका 14% जो गलत है। ठीक है, ये देखिए मृत जिंदा वाला जो होता है सजीव कोशिका 20% और मृत वाला 10%, ये भी गलत है। फिर देखिए सजीव कोशिका का 10% और मृत वाला 20% भी गलत है। तो याद रखना है कि जो सजीव कोशिका होता है ना, जो सजीव होता है उसमें 14% भार में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और जो डेथ हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है, उसमें 50% प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये 4 मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ यानी वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं में उपस्थित एमिनो अम्ल, है ना, टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? 29 में देखिए, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना
कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है। यानी यह जो कथन है, मैंने पहला भी है ऊर्जा के और है ना, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक है, ये क्वेश्चन सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, यह भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, यानी प्रोटीन यदि हमारे में है तो हमारी उदासी से लड़ सकते हैं, उससे हम लोग सामना कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कहता है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, जो ये गलत है और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। देखिए बासमती जो चावल होता है, जब पकाते हैं तो उसका दाना लंबा हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है कि इसमें लाइसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, या फिर एमाइलेज अधिक मात्रा में होता है, या फिर शर्करा अधिक मात्रा में होता है, या फिर तेल अधिक मात्रा में होता है। तो याद रखेंगे, बासमती चावल के दाने जैसे पकाते हैं तो वह लंबा हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण है कि इसमें एमाइलेज की बहुलता है, यानी बहुल माने अधिक मात्रा में एमाइलेज पाया जाता है, यानी एमाइलेज की उपस्थिति के कारण ही बासमती के चावल को पकाने से वो लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर करें। इस तरह का वीडियो लेके मैं आपके सामने आते रहूँगा, आपका नीट का तैयारी बढ़िया से हो जाएगा। ओके बाय, ठीक है।